आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे भाव तोरसेकर, अनुपम मिश्रा, कर्नल अजय रैना, सुशील कुलकर्णी, अभिजीत चावड़ा, विवेक अग्निहोत्री, नीरज अत्री, विष्णु शंकर जैन, आनंद रंगनाथन और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी, सीधे ग्राउंड जीरो से, यानी कोलकाता से। और हमारे साथ हैं भट्ट साहब, जो आजकल यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़वा रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो दोनों महानुभावों का स्वागत है। और आप सभी को याद दिला दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और आप नीचे जाकर क्लिक कर सकते हैं और जा सकते हैं हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर, जहां पर होली की सेल चल रही है। तो सीधे साहब बंगाल से आरंभ कर देते हैं। धीरेन्द्र जी, आप कृपया हमें बताएं कि ये जो इलेक्शन कमीशन के फंक्शन टेक ओवर कर लिए गए हैं हाई कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, तो उनको कैसा आनंद आ रहा है TMC से डील करने में हमारे जज साहबान को? सुना 173 आ गए हैं और 394 मांगे हैं इलेक्शन कमीशन ने कि हमको 394 डिस्ट्रिक्ट जज काडर के लोग चाहिए। दरअसल मैं ये बता दूं कि ये बड़ा दिलचस्प मामला हुआ, क्योंकि ऐसा कभी इस देश की हिस्ट्री में तो नहीं हुआ कि कोई इलेक्शंस इस तरह से कंडक्ट कराएं, और इलेक्शंस प्रोसीजर में इलेक्शन कमीशन के साथ सुप्रीम कोर्ट और फिर बाद में हाई कोर्ट को इस तरह एग्जीक्यूटिव की भूमिका में आना पड़े। ये बड़ा दिलचस्प है। लेकिन चूंकि आप बंगाल में आते हैं तो बंगाल में इस तरह के जादू होते रहते हैं, तो ये बड़ा जादू है। और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की सारी उम्मीदें SIR पर टिकी हुई हैं कि SIR एक बहुत तरीके से हो, SIR बहुत बेहतर तरीके से हो जाए, तो जो 7 से 10% का गैप है अलग अलग समय पर, उसको शायद इससे पूरा किया जा सके। कॉमन जो कह सकते हैं कि सच पर वो खेल सके, ऐसी उम्मीद में बीजेपी है। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी, और मैं मानता हूं कि इस समय पूरे देश में एक तो बात है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई दूसरा पॉलिटिशियंस वहां रख के देखा जाए तो वो अपने इलाके में ममता बनर्जी हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि वो सब जैसी आपने देखा होगा कि वो सारे कर्मचारी दिए गए, कर्मचारियों ने जो किया वो भी सबको मालूम है कि आप सिर्फ 7% उस पर ढूंढ पाए। SIR में आपको सिर्फ 7% कट है, जबकि उत्तर प्रदेश में ये कितना ज्यादा है, गुजरात में कितना ज्यादा है, बाकी तमाम राज्यों में आप देखेंगे जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है, जैसे छत्तीसगढ़ है, 10% से ऊपर है। लेकिन यहां 7% पर वो उस डैमेज को रोक पाई, क्योंकि नीचे पूरा का पूरा स्टाफ, आप भले ही कुछ भी कहिए, लेकिन जो एक स्टाफ होता है वो अगर उसी का है जिसको वो रिपोर्ट कर रहा है, भाई उसी गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर रहा है, तो ये हो नहीं सकता कि वो कंप्लीटली एक फ्री एंड फेयर करा पाए, जबकि हर एक बात के लिए वो सुप्रीम कोर्ट भाग रही थी। दरअसल एक रणनीति हमेशा वॉर में कोशिश होती है कि आप अपने शत्रु को थका देते हैं, आप अपने दुश्मन को इतने लेवल तक ले जाते हैं कि फटीक पर, कि उसको फिर कोई चीज बड़ी नहीं दिखने लगती, वो थकने लगता है। ममता बनर्जी ने इस स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे से खेले। और उसके बाद जब बीजेपी को उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में, देखिए कपिल सिब्बल खुद से कह रहा था, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये बहुत बड़ा स्ट्रोक हो गया, ये सब चीजें हो गई और सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर रहा। नहीं, ये आपको याद होगा कपिल सिब्बल और उनकी तरफ से सजेशन था, ये जहां तक मुझे याद है ये सजेशन था
तो वो वेल प्लान्ड, वेल तरीके से अपने गेम को कर रही हैं। इलेक्शंस में ये जरूर है 293-94 उन्होंने मांगे थे इलेक्शन कमीशन ने, कल तक जो शुरू हुआ वो 200 के करीब का, अभी तक 200 से कुछ कम उन्होंने दिया है, लेकिन इतने लोग वहां शुरू हो गए और उनको लगभग 45 लाख जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस हैं, जिसमें से लगभग 25 लाख ये माना जा रहा है कि वो ज्यादा सीरियस हैं। तो उन सबको ज्यादा स्क्रूटनी करना होगा, तो उन सबको करना है और मुझे लगता है कल तक वो सब भी दिए जाएंगे। और ये बहुत ही, आज से पहले कभी भी इस देश के चुनाव में इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस तरह से, क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन का, संजय जी आपको याद होगा, उन्होंने कोर्ट में इस बात की वो रखी कि आप मुझे ये राइट नहीं दे रहे हैं, ये राइट मुझे सरकार से नहीं मिला, मुझे सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला कि मैं एसआईआर करूंगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे भी उसी तरह दिया गया है जिस तरह आपको ये दिया गया है राइट्स। तो इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि कई जगह इलेक्शन कमीशन को प्रॉब्लम्स आई, फेस करनी पड़ी, और मुझे नहीं लगता कि वो इस बात से बहुत खुश हुए होंगे कि भाई हमने ये पूरा प्रोसेस कर दिया, पूरा कर दिया, लेकिन जिस तरह से हुआ मैं नहीं मानता हूं कि वो होगा। लेकिन हाँ, ये अब देखते हैं कि 25 लाख में से कितने नामों को लेकर ये प्रॉब्लम्स, ये सूची कहां तक जाकर रुकेगी, क्योंकि 68 लाख तो आप मान लीजिए, 64 लाख से 68 लाख जो कंप्लीटली जा चुके, सवाल उनका नहीं है, सवाल ये है कि जो आगे जाने वाले हैं, और वही वो बैलेंसिंग एक्ट को पूरा करेंगे। अब हम कोर्ट के उन सब चीजों को देखेंगे, वो कैसे फैसला देते हैं, ये लंबा समय होगा। अभी 7 दिन का समय, मतलब मुझे लगता है 4-5 दिन के समय में उनको ये करना, उससे पहले आपने देखा एक ट्रेनिंग का भी शेड्यूल है उनका, तो ये तमाम चीजें वहां हैं देखने की। मुझे लगता है हम भी इंतजार कर रहे हैं, यहाँ आप भी वहां बैठ के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जी सर। हाँ, लेकिन एक बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि अगर टाइम पे नहीं हो पाया तो फिर हम इलेक्शन जो है वो समय पर नहीं होगा। तो इसके बारे में क्या प्रेसिडेंट्स रूल की आहट है? देखिए सब लोग, मुझे लगता है कि ये जो कह रहे हैं, ये सभी कल से परसों से आपने देखा कह रहे हैं कि लग गया और ये हो गया, लेकिन ममता इन सब चीजों को जिनको लोग भी बताने लगे, वो कम से कम इसको पहले से ध्यान में रख के चल रही हैं। और आप ये देखिए, उन्होंने इस पूरे उसमें जब पूरा उलझा हुआ था और जब बीजेपी को लग रहा था कि हमने ऐसा पकड़ लिया या एसआईआर में ऐसा पकड़ लिया, उसी वक्त वो एक ऐसा दांव चलती है जिसको यहाँ युवा साथी युवा जो करके एक स्कीम लाती हैं, वो उसका असर ये है कि लाखों लोग उसमें रजिस्टर्ड कर चुके, और वो अक्रॉस पार्टी हैं। जैसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि साहब हम वोट तो बीजेपी को देंगे लेकिन ये ले रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे बीजेपी के लोग उसमें जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी अपना काम कर रही हैं, और अगर आप ये मानते हैं कि ये पूरा नहीं होगा तो मुझे इस पे शक है, क्योंकि 7 मई या 12 मई जो लास्ट डेट है सरकार को गठन करने के लिए, उस तक ये पूरा करेंगे मुझे लगता है। मैं नहीं मानता कि ये उनके जहन में नहीं होगा ममता बनर्जी के कि ये हो सकता है, ये मुझे लगता है। जी, मोहतरम भट्ट साहब, और आपके यहाँ तो कुछ और ही मामले चल रहे हैं साहब। आपके यहाँ तो शंकराचार्य जी को जेल भेजा जा रहा है। देखिए सर, शंकराचार्य जी तो योगी जी के पीछे 2 साल से पड़े हुए हैं। आपको याद होगा जब 2023 में या 24 में जब कुंभ हुआ था, उस समय स्टम्पीड हुआ था, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, तब भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग कर डाली थी। और इस बार जो 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 प्रयागराज में माघ मेला था, वो तो लगता है कन्फ्रंटेशन करने की तैयारी करके आए थे। बाकायदा उन्होंने कहा हम तो पालकी तक को ले जाएंगे घाट तक, और वहीं पे जो है हम स्नान करेंगे। और जो इमरजेंसी एग्जिट का जो पुल बनाया गया था, उसका भी बैरियर उन लोगों ने खोल दिया था। तो पुलिस ने जो है बड़ी मुश्किल से मामले को संभाला था। तो और जो उनका इतिहास है, जो उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन है, जो उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद का जो पॉलिटिकल एफिलिएशन रहा है, उनके बारे में क्या कहा जाता था, इट्स ऑल टू वेल नोन। शायद दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वो तो वो तो कांग्रेस के खुले रूप से समर्थक रहे स्वामी स्वरूपानंद जी। अब योगी जी के 9 साल पूरा हो जाने के बाद वो उनसे ये प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, स्वामी अविवेकेश्वरानंद, कि आप अपने हिंदू होने का प्रमाण दें। और वो योगी से ऐसे मांग कर रहे हैं गोहत्या को रोका जाए कि जैसे यूपी में सरकार जो है औरंगजेब की हो। तो ये सब जो है, अब यूपी का मुख्यमंत्री औरंगजेब तो नहीं है ना,
यूपी में 47 के बाद पहली बार इतना सब्सटेंटिव काम किया गया गौ हत्या को रोकने का। सरकार साल में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है, लोगों को कैश जो है पैसा दे रही है कि आप अगर अपने घर में रखेंगे जो ड्राई काऊ है तो उसको जो है पर डे जो है 100 रुपए के आसपास दिया जा रहा है और 3,000 रुपए से ऊपर महीने दिया जा रहा है। तो जो कुछ जो है वर्तमान ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो कि अंग्रेज हमको दे गए थे, जो किया जाना संभव है वो सरकार कर रही है। यूपी से कैटल स्मगलिंग लगभग खत्म हो चुकी है और अब जो काऊ स्लॉटर हो रहा है वो केवल चोरी छुपे हो रहा है, लेकिन पिछली सपा बसपा सरकारों में तो खुलेआम होता था। तो ये सब जो जिस तरीके से वो हमलावर हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर, तो दैट शोज कि बड़ा क्लियर एजेंडा है और अगले विधानसभा चुनाव के पहले की बिसात बिछाई जा रही है। अब तक सवर्णों में और बैकवर्ड कास्ट के बीच की फॉल्ट लाइन थी। अब यूपी में ब्राह्मण ठाकुर की फॉल्ट लाइन को क्रिएट करने के लिए बड़े परिश्रम के साथ खाद पानी दिया जा रहा है। अब आज तो प्रयागराज पुलिस भी उनके यहाँ पहुंच गई है वाराणसी में पूछताछ करने, और आज ही उनका अभी वीडियो आया है कि उनका एक भक्त रो रहा है। तो उन्होंने कहा रोने की क्या बात है, अगर गुरु गड़बड़ हो तो तब रोना। और योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि शंकराचार्य उनका जो है वो उनकी हाँ में हाँ मिलाए और उनका सेवक हो, वो हो नहीं सकता। जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसके अनुसार हम होंगे। तो अब जो है पॉलिटिकल लाइन बहुत क्लियर है और जिस तरीके से अखिलेश यादव खुल के समर्थन में आए हैं अभिमुक्तेश्वरानंद के, कांग्रेस के ऊपर से की ओर से भी बयान आए हैं। अब तो अखिलेश यादव यहाँ तक कह रहे हैं कि स्वामी वो जो रामभद्राचार्य जी के चेले ने जो अभिमुक्तेश्वर उनके खिलाफ जो जो पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया है कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, वो भी चेला है रामभद्राचार्य का। और रामभद्राचार्य को अखिलेश जी की सरकार में 12 लाख रुपए दिए गए थे, उसको उन्होंने मिस अप्रोप्रिएट किया था। पैसा बस के लिए था, उन्होंने कोई उससे बिल्डिंग बनवा ली थी। उन्होंने आज फिर दोहराया अखिलेश यादव ने कि मैंने गलती की, रामभद्राचार्य को जेल भेज देना चाहिए था, मैंने उनको छोड़ दिया। जी। तो ये जो है पूरी जो है राजनीतिक बिसात है और योगी आदित्यनाथ को जाति के ग्राउंड पे घेरने की पूरी तैयारी है। और जो पूर्वांचल के ब्राह्मणों में जो खास करके सरयू पाली इलाका है, वहां पे इसका असर भी है। यू कैन नॉट डिनाई कि उनकी फॉलोइंग नहीं है, फॉलोइंग है। तो ये सब जो है तैयारी चुनाव को लेकर के हो रही है। और उन्होंने घोषणा की थी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कि वो लखनऊ आने वाले हैं, लेकिन अभी तो आए नहीं है। और जिस दिन उन्होंने घोषणा की उसी के अगले दिन घोषणा हो गई, हाई वो इलाहाबाद सेशन कोर्ट का आदेश आ गया पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज करने का। तो ये कुल मिलाकर के यूपी में जिस तरीके से 2024 में जाति को मुद्दा बनाया गया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, उसी तरीके से फिर 2027 में तब जो है निशाने पर SC ST OBC थे, इस बार निशाने पर जो है जनरल कास्ट है, सवर्ण जातियां हैं। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि 2014 से आप जो है जो डोमिनेंट OBC कास्ट है और जो डोमिनेंट ST कास्ट है, इनके आधार पर जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कर रही थी, और आप कास्ट को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के केंद्र बिंदु से हटाने में सफल भी रहे थे 14 में, 17 में, 19 में और 22 में। लेकिन 24 में वो सफलता नहीं मिली और लगता है कि 27 में भी ये मुद्दा फिर से वापस आ जाएगा। ये बीजेपी के लिए एक असफलता मैं मानता हूं कि कास्ट इज बैक ऑन द सेंट्रल स्टेज ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स। जी। तो इसमें क्या यूजीसी इश्यू का भी कोई लेना देना है? यूजीसी का मामला अलग चल रहा है। यूजीसी का मामला ये चल रहा है कि जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी इस यूजीसी गाइडलाइन के आंदोलन को पूरी तरीके से अब वामपंथियों ने, कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने हाईजैक कर लिया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नया विवाद शुरू कर दिया गया है कि साहब वहां पे एक पुरानी बिल्डिंग है लाल बारादरी, उसको जो है 21 फरवरी को लखनऊ यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार डॉक्टर भावना मिश्रा ने लिखा लोकल पुलिस स्टेशन को, थाना हसनगंज को, कि इसकी फेंसिंग कराई जानी है। तो उसके विरोध में वहां पे नमाज शुरू हो गई, फिर वहां इफ्तार भी शुरू हो गया। और हमारे पंडित जी लोग जो है उनको संरक्षण दे रहे हैं ह्यूमन चेन बना करके कि साहब नमाज पढ़ेंगे। और वो सारे के सारे छात्र जो है वो NSUI के हैं
यह समाजवादी पार्टी छात्र सभा के हैं। और यूपी की यूनिवर्सिटीज में, लखनऊ में, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में यूजीसी की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको लेकर के काफी एग्रेसिव वहां पे प्रोटेस्ट हुए हैं। इलाहाबाद में तो मारपीट भी हुई है, थोड़ी बहुत बीएचयू में भी हुई है। और जो कल हुआ है रात में 12 बजे जेएनयू में, वो आपको पता ही है। जो जो वहाँ की वाइस चांसलर का यूजीसी गाइडलाइन के बारे में जो उनका पॉडकास्ट था, उसको लेकर के उनको टारगेट किया जा रहा है। तो यूजीसी का मुद्दा अभी गर्म है। और जब तक जो है मार्च 19 को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के बाद कोई स्थिति सामने नहीं आती है, तो तब तक जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसको खोल करके एक्सप्लॉइट कर रही है। एंड दे थिंक कि a section of upper caste votes can be weaned away from the BJP. जी जी, धीरेन जी, तो आप चूंकि बंगाल में हैं, तो मैं थोड़ा और जानना चाहूँगा आपसे कि ग्राउंड पे आपको क्या सिचुएशन दिख रही है वहाँ? देखिए, एक चीज तो पहली बार मैंने देखा 2021 से अब तक एक डिफरेंस तो दिखाई दे रहा है। उस समय जितना ओपन था, वोटर्स जितना ओपन था, जितना वोकल था, वो नहीं दिख रहा है। ये पहली चीज है। जो लगता है कि जो हम लोग अक्सर पहले किया करते थे बातें, क्योंकि 2011 के इलेक्शंस में भी इसी तरह का माहौल दिखता था, उसके बाद 16 में भी यही दिखा, उसके बाद हम लोगों ने 21 में अकेला पार्ट था जब मैंने बहुत वोकल बंगाल के वोटर्स को देखा। तो ग्राउंड सिचुएशंस पे ये है। और आपको दिखेगा कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी एक तरह का मोमेंटम जो दिखाना है वो दिखाने की उनका शो भी हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे उनकी पार्टी ज्वाइन कर रही है। अगर 2021 से इसको देखें, 2021 में बीजेपी के लिए ज्वाइन करने वालों की एक रैली थी, एक लोग निकलते थे और तुरंत बीजेपी ऑफिस पहुंच जाते थे। इस बार ऐसा कुछ आपको वहां दिख नहीं रहा है, बल्कि सीपीएम का एक बहुत बड़ा चेंज, हालांकि सीपीएम अब बहुत बड़ा ग्राउंड पे कितना वोटों के परसेंटेज में तो हम लोग देख चुके, वो कहीं नहीं है, सीटों पर नहीं है, लेकिन जनरली एक परसेप्शंस में उनका प्रतीक उर रहमान जो एक यंग फेस माना जा रहा था, कि बल्कि उसके जाने पर सलीम तक ने कहा कि मेरा बेटे जैसा चला गया पार्टी का। तो इस तरह की पोजिशनिंग जो है वो सीपीएम की तरफ, टीएमसी की तरफ जाते हुए दिख रही है। तो वो एक बड़ी चीज है। दूसरा क्या है कि अभी जो 2 योजनाएं हैं, जो उन्होंने बजट का बहुत बेहतर इस्तेमाल किया, अंतरिम बजट का, अगर वोट ऑफ अकाउंट का, मैं कहूंगा इतना जब तक बीजेपी हुई थी इस बात में खुश थी, उन्होंने खुश होने दिया कि एसआईआर पर हम लोगों ने ममता को कॉर्नर किया है। उस दौरान अचानक बहुत बेहतर योजना के साथ वो सामने आती हैं, और उस योजना को, जिसको 2021 में बहुत शानदार योजना कहा गया था लक्ष्मी, उसको बढ़ा देती हैं, उसमें पैसा बढ़ाती हैं। और इसके बाद वो एक युवाओं के लिए, अब आप ये सोचिए 5 साल के लिए पैसा मिलेगा, और उसको आप 18 से 40 साल के युवा के बीच में देंगे जिसने माध्यमिक पास किया हो। तो आप अगर एजुकेशन का एक एवरेज बिल भी देखते हैं तो 1.5 से 2 लाख लोन होता है, अगर आप मेडिकल या इंजीनियरिंग की छोड़ दें। तो उस पर अगर 1500 से 2000 की पर महीना किस्त है उस लोन की, रिप्लाई की, एजुकेशन लोन की, तो वो एक तरह से उनके लिए एक बेनिफिट है। तो ये ऐसी योजनाएं हैं, मुझे लगता है, जिनका असर अभी दिखेगा, उनका असर ज्यादा दिखेगा। दूसरा, ममता बनर्जी उस कोड को वापस छूने में कामयाब हो रही है, जिसमें वो बार बार ये कह रही है कि हमको कमजोर किया जा रहा, कल्चर को वो किया जा रहा। तो मुझे लगता है कि ये एक ग्राउंड का सिचुएशन है। और दूसरा, अभी तक बीजेपी लीडरशिप के पास जो एक जवाब था कि भाई 2021 में जब वोटिंग के बाद जो हिंसा हुई, उसके सवाल मुझे लगता है आज भी उस माहौल में गूंज रहे हैं। वो सवाल आज भी उनका वोटर पूछेगा। ये अलग बात है कि 2024 के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में उनकी सीट कम हुई थी, लेकिन उनका वोट परसेंटेज बना रहा, बल्कि कुछ दशमलव पॉइंट में वो बढ़ा भी ऊपर, बामुकाबले उसके कि टीएमसी का 2% नीचे आया। ये बात तो आपको दिखाई देती है, लेकिन मुझे लगता है कि जब पार्लियामेंट और विधानसभा के इलेक्शंस में जो डिफरेंस है वो ये है कि आपको अब एक एक वोटर को आप चिन्हित करते हैं, आप एक एक वोटर को देखते हैं, और कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी हो जाती है तो विधायक के साथ आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसका अब ऐसी शिकायतें भी आने लगी हैं। हालांकि उन शिकायतों का बहुत अर्थ है कि नहीं, जैसे उन्होंने अपने वोटर्स की मैपिंग की और जिन लोगों को वो जानते हैं कि साहब ये
बीजेपी को वोट कर सकता है या मुखालिफ पार्टी को वोट कर सकता है, उसको उससे बात करना या उससे कहना कि विधायक मिलेंगे, इस तरह की चीजें भी अब सुनने लगे हैं। और जो थान भेजना है घर में, ये सब चीजें भी आपको सुनाई दे रही हैं। तो एक तरह से ग्राउंड जो है, बीजेपी के वोटर्स जो है साइलेंट बहुत दिख रहा है और बहुत ही ज्यादा साइलेंस उनके पास है। और उनके पास एक ही सवाल है कि अगर 2021 की तरह इस बार फिर भी अगर बीजेपी सत्ता के पास जाके चूक जाती है, उसका जो बाद में परिणाम आएगा, उस पर क्या पार्टी का रुख होगा। मुझे लगता है कि ये एक चीज है जो वैसे तो नहीं, जब सामने बात करते हैं आप माइक पर तो अब वैसे भी बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों से अगर आप बात करते हैं तो ये बात उनके हाइंड में है। मुझे कई बार दिखता है कि ये चीज दिखाई दे रही है। और टीएमसी चिंतित है या ये सब चीजें हैं, ये जो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आजकल ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने लगे हैं, खासतौर से बंगाल से बाहर। उनको ये समझ में आना चाहिए कि ममता बनर्जी हमेशा से इमोशनल पॉलिटिक्स की एक बहुत अच्छी योद्धा रही हैं और उन्होंने इससे बंगाल को आज तक 98 से लेके, वो 98 में या तो अपोजिशन में थी, उनके नाम से वो एक होती थी, और 2011 के बाद वो अकेला नाम होती है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हम सिर्फ ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज से ये समझ लें कि वो बहुत तनाव में दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। वो उस बिसात को जिस पर अब उनको लगता है कि उन्होंने कंट्रोल किया है, उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है। बीजेपी को सोचना है कि हमको कहां से अपने वोटर के अंदर ये कॉन्फिडेंस देना है, क्योंकि ये तो सही बात है कि 7 से 9% वोट अगर आपका एसआईआर में कम होता है, और बहुत ही बड़ा मार्जिन है, ये बहुत बड़ा मार्जिन है। और ये वो मार्जिन है जो 2021 में टीएमसी और बीजेपी के बीच का था। तो उस मार्जिन को अगर आपने एसआईआर से कम किया है, तो मुझे लगता है ये बात बेहतर हो सकती है। लेकिन ये कहना कि बीजेपी का वोटर बहुत ज्यादा सहज है, वो नहीं दिख रहा है। और लीडरशिप के अंदर भी अगर आप बात करेंगे तो वो कहते हैं कि सावधान रहना चाहिए, ये सब रहना चाहिए। तो ये बात मुझे इशारा करती है कि ग्राउंड जो है इतना इजी नहीं। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ एक्सपर्ट्स को भी, यहाँ भी बहुत सारे लोगों से सुना कि बीजेपी अंदर अंदर काम कर रही है। एक बात है कि इस बार संघ ज्यादा, मतलब पहले भी रहा होगा इतना, लेकिन इस बार वो बीजेपी से ज्यादा एक्टिव है। बीजेपी बाहर फोरम पर कम दिख रही है। बहुत सारे लोग इसको उसकी स्ट्रेटजी भी कह रहे हैं, लेकिन जो भी हो उसका उसकी स्ट्रेटजी तो फिर रिजल्ट पर तय होगी। वरना अभी के वक्त में तो ग्राउंड पर मुझे लगता है कि अगर आप पूरा सरफेस देखते हैं तो टीएमसी के लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, पूरी तरह से अपने मूड में, जैसे अमूमन उनको देखा है उसी तरह से हैं। थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। और बीजेपी का जो 2021 का हम प्रेजेंस फील्ड पर देख रहे थे, मतलब ओपनली जो दिख रहा था, वो थोड़ा कम है, ऐसा दिखता है। जी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उस नग्न आंदोलन की। तो वो नग्न आंदोलन जो है उसने कुछ और नए ही कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं, जिसके बारे में वीरेंद्र भट्ट जी हमें बताएंगे। साहब, आप इस बनियान आंदोलन से सहमत हैं या नहीं हैं? क्या आपको लगता है कि बनियान सर, भी वो नहीं थोड़ा पहनी जानी अंग्रेजी चाहिए? पढ़ने में गलती हो गई। वो स्लोगन था कम एंड इन्वेस्ट, तो उन्होंने कम इन वेस्ट कर दिया। ये बस ये गलती हुई है। उन्होंने इन और वेस्ट के बीच में उन्होंने जो है संधि विच्छेद कर दिया कांग्रेसियों ने। ये बस गलती हुई है कांग्रेसियों से। कम इन वेस्ट कर दिया। सरकार ने कहा था कम इन्वेस्ट, उन्होंने संधि विच्छेद कर दिया। ये बस ये गलती हुई है। तो मेरा ऐसा मानना ये है कि पिछले 12 साल से कांग्रेस जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बीजेपी के खिलाफ कैंपेन चला रही है, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि नरेंद्र मोदी की इमेज को, नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल कैपिटल को डीलेजिटिमाइज करो, उसको उसकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करो। नरेंद्र मोदी को नहीं कर पाओ तो भारत के संविधान को करो, संवैधानिक संस्थाओं को करो, चुनाव आयोग को गाली दो, तीनों चुनाव आयुक्तों को गाली दो, सुप्रीम कोर्ट को भी कोसो, संसद को भी जो है बुरा भला कहो। संसद के अंदर अभी बजट सत्र में जिस तरह का उन्होंने व्यवहार किया, सदन के अंदर खड़े होकर चाय पी रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, जिस तरीके से पंजाब के मंत्री को उन्होंने जो है टोका, उसके संग अभद्र व्यवहार किया। तो अल्टीमेट जो उनका है ये है कि देश को लेजिटिमाइज करो। और पीएम ने उनको कई बार चेताया भी है
कि बीजेपी का विरोध करते करते आप देश के विरोधी हो गए हैं। ये जो घटना हुई है एआई सब इम्पैक्ट समिट एट भारत मंडपम, उसका तो क्लियर ये संदेश था फॉरेन इन्वेस्टर्स को, फॉरेन डेलीगेट्स को, इंडिया इज नॉट ए राइट प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट। इंडिया में एनार्की है, इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इंडिया में आपका इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, और इंडिया में जो कुछ भी जो एआई के बारे में आपको बताया गया है, इट इज ऑल कुक्ड अप, और इस पे भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। कैसे इंडिया की इमेज को डिलेजिटिमाइज किया जाए, मेलाइन किया जाए, इसी नियत से ये पूरा ऑपरेशन किया गया है। और कितने परिश्रम के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता इस बेहूदी हरकत को डिफेंड कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी ने भी डिफेंड नहीं किया, वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश ने भी डिफेंड नहीं किया, शिवसेना ने भी नहीं किया, और कुछ और लोगों ने भी इसको करने इसका समर्थन नहीं किया है। तो ये सब जो जो इन्होंने किया है, और मैं ये भी जानता हूं, और संभवतः आप सहमत होंगे, कांग्रेस के इतने फेरोशियस कैंपेन में कोई कमी नहीं आने वाली है। ये इनका फेरोशियस कैंपेन, इतना एग्रेसिव कैंपेन अगेंस्ट पीएम मोदी विल कंटिन्यू। मार्च 9 को पार्लियामेंट रीअसेंबल हो रही है आफ्टर रिसेस, आप देखिएगा उनका ये अभियान जारी रहेगा। अभी बजट तो पास नहीं हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मोशन ऑफ थैंक एड्रेस तो पास हो ही चुका है। तो अभी बजट के ऊपर जो है बिल पास होना बाकी है, अभी तमाम सारे बिल्स पेंडिंग है, वो बाकी है। तो कांग्रेस के कैंपेन में टारगेटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, टारगेटिंग हिज एवरी पॉलिसी इनिशिएटिव, हिज एवरी पॉलिसी प्रोग्राम, वो जारी रहेगा। और एआई समिट के बारे में आप जानते ही हैं कि इस समय इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में केवल कैपिटल की जरूरत है, पैसा चाहिए। तो अगर $250 बिलियन का वहां इन्वेस्टमेंट कमिट हुआ है, तो इस $250 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को ग्राउंड पे ट्रांसलेट होने के लिए कम से कम 5 साल चाहिए। इट कैन बी इवन मोर। 250 बिलियन डॉलर इज a huge amount for investing in a particular sector. डाटा सेंटर 1 साल में बन नहीं जाएगा, और डाटा सेंटर के मामले में भारत का नंबर 3 है चाइना अमेरिका के बाद। तो ये जो कांग्रेस का कैंपेन चल रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। और हो सकता है कि ये सिर्फ राहुल गांधी का आइडिया हो, या उनके जो विदेशों में बैठे हुए हैंडलर्स का आइडिया हो, कि भाई आपके ऊपर हमने बहुत निवेश किया है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। और कांग्रेस की इस कैंपेन में थोड़ा असर पड़ेगा जब तमिलनाडु, केरल, बंगाल और आसाम के असेंबली रिजल्ट सामने आएंगे। आसाम में तो कोई शंका नहीं है कि वहां सरकार बीजेपी की बनने जा रही है, लेकिन अगर तमिलनाडु में डीएमके नहीं लौटी, और केरला में यूडीएफ की सरकार नहीं बनी, जो कि विच इज लेड बाय द कांग्रेस, तब थोड़ा सा झटका लगेगा। लेकिन 2029 के चुनाव तक कांग्रेस के इस हेटफुल कैंपेन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी में मुझे नहीं लगता कोई कोई परिवर्तन आने वाला है। राहुल गांधी इज एडमेंट, और वो कह चुके हैं। लेकिन एक झटका उनको लग गया है। उन्होंने अगले महीने मध्य प्रदेश में फार्मर्स कॉन्फ्रेंस बड़ी बुला रखी है, कि मोदी ने जो है देश के किसानों को बेच दिया। अब आज खबर सारे अखबारों में छपी, लीड खबर है कि इंडिया यूएसए की ट्रेड टॉक्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो जब डील हुई नहीं है, तो किसका विरोध करने जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। और जबकि जो डील हुई है उसका नाम है इंटरिम, वो फ्रेमवर्क ऑफ इंटरिम एग्रीमेंट फॉर ट्रेड डील, फॉर ट्रेड। ये अभी अंतरिम समझौते का रूपरेखा साइन हुई है, और मुझे लगता नहीं है कि ये अभी 1 महीने के अंदर साइन हो पाएगी, या मार्च में फाइनल हो पाएगी। तो कांग्रेस को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। उनको एआई मिल गया, तो उन्होंने उसका भरपूर इस्तेमाल किया। उनके अंदर कोई जो है ग्लानि का भाव नहीं है, कोई, दे डोंट फील सॉरी एट ऑल, एंड दे थिंक दे हैव गॉट अ वेरी फैंटास्टिक पॉलिटिकल कवरेज इन नेशनल एंड द इंटरनेशनल मीडिया। और हालांकि पीएम ने कल उनको बहुत ठीक से झाड़ पिलाई है, बहुत साफ भी कहा है कि तुम तो पहले से नंगे हो, तो अब कपड़े उतारने की क्या जरूरत है। तो इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला उनके कांग्रेस के कैंपेन में। ये इसी राह पे चलेंगे। 12 साल में जब नहीं बदले, तो कैसे मान लें कि ये जो बाकी है 3 साल में बदल जाएंगे। जी जी, धीरेन्द्र जी, ये नंगी कैंपेन तो
कुछ लोगों को बहुत पसंद आ रही है जो वैसे भी नंग धड़ंग रहना चाहते हैं। देखिए सर, पिछले कुछ समय से ये पहला मामला है जब राहुल गांधी को इस पूरे मसले में झटका महसूस हुआ होगा, क्योंकि वो अभी तक अपनी पार्टी में वो एक ऐसे योद्धा में तब्दील हो चुके हैं जो तलवार लेकर निकल पड़ा है और पूरी दुनिया में साम्राज्य को जीतकर कांग्रेस पार्टी को अर्पित करता रहेगा। ये एक ऐसे योद्धा है। अब वो कहा है, चूंकि वो युद्ध खत्म हो चुके, जिनमें वो लड़ने गए थे उन तमाम में उनको पराजय मिली, लेकिन वो यकीन नहीं कर रहे हैं और उनकी पार्टी में कोई उनको यकीन दिलाने की प्रवाह भी नहीं कर रहा, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सुनने से आगे जा चुके हैं। लेकिन कल एक साथ दो यूपी सेंटर है 27 में, जब पूरी लड़ाई वहीं होनी है, अखिलेश यादव ने एक बहुत ही बड़ी जब ये कहा कि ये राष्ट्र का मामला है, इस पर राजनीति ये नहीं किया जाना चाहिए था। मायावती अक्सर इस तरह का ट्वीट हमेशा करती रही हैं कि जो नेशन का मामला है उसको राजनीति से थोड़ा, मतलब फॉरेन पॉलिसी को राजनीति से थोड़ा अलग रखा जाना चाहिए, वो क्लियर करती थी। लेकिन जिस तरह से अखिलेश ने कहा, इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि ये जो लात वहां लग रही थी वो वाकई जनता की मुखर अभिव्यक्ति के एक प्रतीक के तौर पर कांग्रेसियों को महसूस हो रही थी। कांग्रेस ये मान के चल रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में कि वो जो कर रहे हैं वो अद्भुत है, वो अद्वितीय है, और वो हम एक युवा जो वोटर्स है उसके लिए ये सब काम कर रहे हैं। उनको अपने युवा वोटर्स पर है, जैसे आप देखिए वो कर तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन जस्ट लाइक यूट्यूबर और जैसे रील बनाने वाली राजनीति है वो उसमें चले गए हैं। अभी वो दीपक से मिलने पहुंच गए, जिसने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। फिर आपने देखा होगा इससे पहले वो और कहीं चले गए। अब उनको पूरी तरह से ये यकीन आ गया कि आज नहीं तो कल, चूंकि मोदी को ये सोशल मीडिया सत्ता में लाया तो एक दिन मुझे भी लाएगा। तो इसीलिए इस तरह के प्रदर्शनों को वो अभी ना तो इनसे कोई पीछे हटने की उनको कोई उम्मीद है, लेकिन हाँ, अगर सहयोगी दल ये फील कर रहे हैं कि इससे नुकसान हो सकता है जनता, वरना तो अखिलेश शायद नहीं बोलते, अखिलेश इस बात के उसमें नहीं आते। उनको मालूम है कि ये बात अब जनता राष्ट्रवाद के मुद्दे पर किसी के साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहती। ये सीधा कई चीजों में साबित हुआ और इस मसले को लेकर उन्होंने अपना पल्ला राहुल गांधी से झाड़ा है। हाँ, राहुल गांधी को ये लग रहा है कि ये यूनिक है, बल्कि मैं उनके एक जर्नलिस्टों का जो थिंक टैंक है, उनके उस थिंक टैंक में से एक का यूट्यूब वीडियो भी देख रहा था, जिसने कहा कि पूरी दुनिया में इस तरह के प्रदर्शन होते हैं और ग्रेटा थनबर्ग या तमाम का वो उदाहरण देने की कोशिश कर रहे थे, या कि पूरी दुनिया के मंचों पर जब वो कभी अंकटाड का होता था, आजकल वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और उस सब के होते हैं, तो उनके बाहर स्पेशली प्रदर्शन करने पहुंचते हैं, उनका ये कहना था। तो मुझे लगा कि जैसा मैंने वो भी बनाया था गुरु तस चेला, कि ये पूरी टीम ही ऐसी, ये दरअसल वो एक बार छोटे है, वो पता नहीं आपने सुनी या नहीं, दर्शकों को मैं बता देता हूँ कि एक गुरुजी जो है अपना आश्रम बना के रह रहे थे, तो उनको इधर उधर अपना जाते थे, मधुकरी करते और खाना खा लेते थे। तो उस गांव में दो लड़के ऐसे ही पड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा यार चलो गुरुजी के चेले बन जाते, काम तो कुछ करते नहीं। लेकिन गांव वालों ने गुरुजी को समझाया था कि इनको चेला मत बनाना भाई, तो उन्होंने कहा कि कहने लगे कुछ नहीं, लेकिन गुरुजी ने कहा यार क्या है, क्या करेंगे, जाए मांग के ले आएंगे और खाना खाएंगे, मेरे पास क्या, भगवान का गुणगान करेंगे। अब वो एक दिन अपना भिक्षा लाए, दोनों ने गुरुजी का एक एक पैर बांटा हुआ था पैर दबाने के लिए, भाई गुरुजी का पैर दबाना है शाम को आने के बाद। और गुरुजी सोए हुए थे एक दिन और आराम से पैर दबाते दबाते वो सो गए। तो जो उन्होंने जैसे ही करवट बदली, तो जिस पर गुरु के पैर का जो नीचे आ गया, जिस चेले को जो बायां पैर पॉइंट था वो नीचे आ गया, जो उनको असाइन किया हुआ था, तो वो जैसे ही नीचे आया उसने कहा कि तू अपना पैर हटा। उसने दूसरे से कहा मेरे पैर को कष्ट हो रहा है, तो दूसरे ने कहा कि यार मैं कैसे हटाऊं, मैंने थोड़े रखा है, तेरे पैर को कष्ट हो रहा है। तो गुरु उसने कहा यार हटा ले, उसकी सांस रुक रही है। तो उसने कहा कि ऐसा थोड़ी होता, मैं नहीं हटाऊंगा। तो उसने बराबर वाला गया, तो वो कोने में रखा हुआ एक डंडा उठा लाया। उसने कहा कि हटा रहा कि नहीं हटा रहा, तो उसने कहा कि मैंने हटा। उसने जोर से दिया गुरुजी की उस पैर पर जो पैर ऊपर था। गुरुजी चिल्लाए हाय राम। तो जो दूसरी तरफ बैठा हुआ चेला था उसने कहा कि अरे तूने मेरे पैर पे मारा। वो दूसरा डंडा उठाया, उसने गुरु के दूसरे पैर पे मारा। गुरु चिल्लाए हाय राम। अब उसकी दोनों तरफ से उस पे दे डंडा। जब तक गांव वाले आते उन्होंने उसको बेचारा वो बचाया और कहा तुम्हें पहले समझाया था।
तो राहुल गांधी की टीम में इस तरह के जर्नलिस्टिक थिंक टैंक के बहुत लोग हैं जो दोनों पैरों पे मारे जा रहे हैं और पब्लिक उनको बचाने भी नहीं पहुंच रही है। कुछ इसी के अंदाज में उनका थिंक टैंक मुझे लगता है काम कर रहा है, क्योंकि उनको ये राय दी जा रही है कि नहीं ये बहुत अच्छा प्रदर्शन है, ये बैड टेस्ट में है, ये सबको मालूम है, इसमें कोई भी आदमी नहीं कह सकता कि ये कोई सही तरीका है। लेकिन अगर राहुल गांधी इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो जिस तरह के गुरु हैं उसी तरह के उनके चेले पहुंच चुके हैं और वही खुद उसका इलाज वो करेंगे, बाकी कोई बाहर का नहीं कर पाएगा। जी सर। अच्छा, तो अब आपके जो गांव है वो मोदीपुरम से कितनी दूर है? हाँ, मेरा गांव दरअसल सरकारें जो है बाज तो नहीं आती हैं, ठेकेदारों से ही चलती हैं। ये तो कई बार चाहे कोई भी सरकार आ जाए, आप ये सोचिए कि मेरा गांव तो फिर भी दूर है, चलिए 40-50 किलोमीटर, मतलब 52, हाँ मतलब 40-45 किलोमीटर है, वो चला जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन वो क्या हुआ है, RRTS में एक जो टोल होता है ना, टोल सिवाया, वो मुश्किल से 1.25 किलोमीटर दूर टोल है। अगर वो सरकार का जो आइडिया बना, गडकरी तो देख नहीं रहे होंगे कि भाई ये खेल क्या है। आप ये सोचिए वो 1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर पहले रोक ली RRTS, और अब जो भी गाड़ी आएगी वो पहले तो टोल पार करेगी ही करेगी, और टोल पार करना ही पड़ेगा, और टोल तक जाने के लिए आपको, तो वो पूरा का पूरा खेल हो गया। लेकिन फिर भी हम लोग कमोबेश खुश हैं, क्योंकि कुछ नहीं मिला उससे तो अच्छा हुआ। मैं आराम से पकड़ूंगा, मेरे घर से एग्जैक्ट 22 मिनट पहुंच जाऊंगा, जो वहां पहुंचने के लिए मुझे 1 घंटा 30-40 मिनट लगते थे, वो भी हाईवे से। अब मैं मुश्किल से 22 मिनट बाद, चूंकि मेरे तो घर के, और मैं वहां से उतरूंगा, आगे देखूंगा। अगर वो टोल पार करा देते तो मेरे जैसे आदमी को, जो आपका सवाल था उसमें, वहां से टैक्सी जो है 100 रुपए में ले जाती है। तो मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल जो आपने पूछा वो दर्द बता दिया। खुशी ये है कि 22 मिनट में वहां पहुंचूंगा, दुख ये है कि उसके आगे फिर ऑटो करूंगा, फिर आगे जाके बस पकड़ूंगा, ये थोड़ा प्रॉब्लम होगी। खाना तो है लेकिन हाथ बांध दिया है, मोड़ नहीं पाऊंगा। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि इस समय जो माहौल चल रहा है, और ब्रिजभूषण शरण सिंह जी कह रहे हैं कि साहब कि ये जो यूजीसी का मामला है ये गांव-गांव तक पहुंच गया है। तो इस माहौल में कोई तब्दीली आएगी क्या RRTS जैसे जो कार्यक्रम है इनसे? देखिए सर, मुझे लगता है कि अब बहुत ही ज्यादा समझदार जनता है। पहला जमाना चला गया कि गांव में चिट्ठी भेज दी, गांव में वो पर्चे भिजवा दिए, बिल पहुंच गए। अब वोटर हर एक चीज जानता, बल्कि मैं तो कई बार हैरान हो जाता हूं कि जब हम लोग लाइव करते हैं और आपको देखते हैं कि रिएक्शंस क्या क्या आते हैं। कई बार हमको लगता है जब हम बोल रहे होते हैं उसमें वो सूचना भेज रहे होते हैं कि सर अभी अभी ये हो गया, वो इतने ज्यादा अपडेट हैं। तो इस तरह की चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता। देखिए एक बात तो साफ है कि 2 तरह का वोटर अभी भी है यूजीसी में लेकर, जिनसे बहुत, जिनको झटका लगा उनका, और जिन्होंने इस झटके को अब्जॉर्व कर लिया, जो ये मानते हैं कि हमको पार्टी को जिताना है, पार्टी यही रखनी है, क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। वो अभी भी ये मानते हैं कि जिस तरह के शासन से वो बच के आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास जितना वोट है ये रिएक्शनरी वोट है। पिछले कुछ सालों से बीजेपी ने अपनी कमाई का पैसा जोड़ के बैंक में रखना शुरू किया था। उससे पहले उसको बाहर की छत मिल रही थी कि हाँ वहां बहुत, वहां रख नहीं पा रहे थे, लूट रहा था, तो इसीलिए आपके पास लाके रख दिया। अभी ये जो हो रहा था इस पे एक झटका लगा है। बहुत सारे लोग अभी भी मुझे नहीं लगता, हालांकि चुनाव जब तक होगा, चूंकि ये चुनाव यूपी में, तो और भी दूसरा कारण है, यूपी में योगी ज्यादा बड़ा कारण है कि वो नुकसान नहीं होने देंगे इस पार्टी को। मुझे नहीं लगता कि वो नुकसान वहां होगा, उसको कवर कर लेंगे तो वो योगी कर लेंगे। मैं ये कहूं कि जी। सवाल नहीं है, बहुत सारे लोग, मैं 1 मिनट बस आपको, चूंकि आपने कहा है और दर्शकों को लगे कि मैं नहीं बना रहा, क्योंकि आजकल दर्शकों को ज्यादातर यही लगता है, मैं, अगर आप मुझे सिर्फ 10 मिनट देंगे, प्लीज 1 मिनट है, मतलब एक बच्चे ने बहुत ही अच्छा वो लिख के भेजा मुझे कि मेरा, मैं उसको पढ़ना चाह रहा था, क्योंकि उसने बताया कि क्या हो रहा है और वो क्या महसूस कर रहे हैं।
चलिए अभी आप देखिए, मैं उसको चूंकि मेरे पास बहुत आते हैं, मैं जवाब भी दे देता हूँ। उसने बाकायदा, वो मेरठ का ही है, और यहाँ जहाँ ये जिस गांव में ये उतर रही है उसी गांव का है। उसने अपनी पूरी चीज बताई है कि वो उसको, हाँ हाँ देखिए, उसका थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, लोगों को इसलिए लगे कि कोई मैंने तैयार नहीं किया हुआ था, कई बार होता है। भाई साहब, ये धीरेन्द्र भाई साहब, कुछ कारण ढूंढ पाए आप, ये आखिर हो क्या रहा है? क्या कोई भीतर घात है क्या मोदी के साथ, या मोदी जातिवादी है, या मोदी मजबूर है, जो भाजपा के भीतर जातिवादी कीटों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? धीरे धीरे भाजपा, विपक्ष का हर एजेंडा भाजपा में आ चुका है, मास्टर स्ट्रोक बता बता कर। प्राइवेट में आरक्षण, वो एक लेटर जो चल रहा है, जातिवाद जनगणना और अल्पसंख्यकों की बजट वृद्धि। ये एक सवाल था जो उन्होंने कहा कि ये जो मैं बहुत अवसाद, या पूरा और बहुत लंबा है लेकिन मैं उसको छोटा करता हूँ। और उसने, मैंने कहा कि भाई ये तो आपकी अपनी लड़ाई है, ये लंबी है और आपको तय करना होता है सिस्टम से, मैं जवाब अक्सर देता हूँ। तो उसका जवाब आया, आप कहे तो ठीक रहे हैं, पर ये खिन्नता वाला अवसाद, मानो सारे साल तैयारी करने वाला परीक्षार्थी वो एग्जाम देते वक्त एक्सीडेंट का शिकार हो जाए। बस यही जवाब है। मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर जवाब उस वीरेन जी, दर्शक ने दिया है। वीरेन जी, आपकी टिप्पणी इसके ऊपर। मुझसे पूछा आपने, आवाज बहुत धीमी आपकी आवाज आई। मैंने कहा ये जो धीरेन जी ने कहा उसके ऊपर आपकी टिप्पणी। ये जो आपका यूजीसी गाइडलाइन के ऊपर, जी हाँ, जी हाँ। देखिए साहब, ये जो है, मैंने आपके काफी वीडियोस देखे हैं यूजीसी के ऊपर, और औरों को भी देखा है, और मुझे लग रहा है कि जो जो लोगों का रोष है वो बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट है, एंड वी शुड वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। और जितनी मेरी समझ है, और इसमें धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट करने का मुझे कोई औचित नजर नहीं आता, बिकॉज ही इज टू स्मॉल ए फ्राई टू मेक एनी कि वो इसको उसने कोई इन्फ्लुएंस किया होगा, ये मुझे नहीं लगता। वो तो दुख्तराने मिल्लत की चेयरमैन सबा नकवी को भी थैंक यू बोलता है कि आपने मेरा एलपीजी सिलेंडर स्वीकार कर लिया। तो ये तो जो है, जो जो इसका पॉलिटिकल अकल तो उसी दिन सामने आ गई थी। तो और इसको लेकर के निश्चित तौर लेकिन पर यहाँ पे लेकिन वो बहुत बड़ा, लेफ्टिस्ट के वैलिडेशन का तो वो इच्छुक है शायद, ऐसा लगता है। जी, मेरे में ऑडियो में प्रॉब्लम है, आवाज हल्की आ रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो है अभी बहुत बहुत सन्नाटा है, बहुत झटका है, और बीजेपी के कोर वोटर को लेके बहुत निराशा है। और जिस तरीके से जेएनयू की वीसी का जो कल पॉडकास्ट आया है, जिसको लेकर के जेएनयू में कल रात में बवाल हुआ है, आई एम 100% श्योर कि सरकार भले खुद ना कर पाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रख करके इसका कोई रास्ता निकाल लेगी, क्योंकि पीएम का इस पे कोई रिएक्शन नहीं आया है। धर्मेंद्र प्रधान का बहुत हल्का सा एक बयान आया था, और जो इन्होंने किया है, और बीजेपी के एमपी जो उस कमेटी में थे, उन्होंने भी ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया के लोगों से बात में बताया है कि जो इस गाइडलाइन में चीजें रखी गई हैं, जो सेक्शन रखे गए हैं, वो तो हमारी रिपोर्ट का हिस्सा ही नहीं थे, ये आ कैसे गया? तो ये जो गाइडलाइन है, ये तो सोनिया गांधी का जो कम्युनल वायलेंस बिल था, उससे भी आगे चला गया है। जो इनका जो ये इनकी जो गाइडलाइंस आई हैं। तो और एक बात तय है, 2027 के चुनाव को लेकर के योगी के पास अपने डेवलपमेंट का, परफॉर्मेंस का, डिलीवरी का बहुत रोबस्ट एजेंडा है। अब अभी मुक्तेश्वर आनंद और ब्राह्मण ठाकुर और ये यूजीसी गाइडलाइन, इन सब के माध्यम से इलेक्शन को जितना स्पॉइल करने का प्रयास करेंगे, किया जा सकता है, वो किया जाएगा। समाजवादी पार्टी को लगता है कि उसकी लोकसभा में जो 37 सीटें थी, वो यूपी का एक्चुअल मैंडेट है। उनको ये ख्याल नहीं आता कि वो बाढ़ का पानी था। नदी में बाढ़ का पानी वो एक्चुअल वाटर लेवल नहीं होता है। एक्चुअल वाटर लेवल होता है दिसंबर जनवरी वाला, और उसके बाद मार्च अप्रैल मई में वो होता है लीन सीजन, फिर आ जाता है मानसून। तो इट वाज ए फ्रीक, इट वाज ए वन टाइम फ्रीक, और वो कभी रिपीट नहीं होता। तो यूपी में अभी तो आज के समय नाराजगी बहुत है इस गाइडलाइन को लेकर के, और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस इसको जितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और अब तो चूंकि एग्जाम शुरू हो गए हैं, और एक महीने में एग्जाम यूनिवर्सिटी में भी शुरू हो जाएंगे,
तो शायद ठंडा पड़ जाए। लेकिन जो लोग मुखर होके विरोध नहीं भी कर रहे हैं, उनके अंदर भी इसको लेके गुस्सा है। और संघ के भी अभी संघ प्रमुख लखनऊ आए थे, गोरखपुर गए थे, फिर मेरठ गए थे, और वहां पे संघ प्रमुख का बड़ा कार्यक्रम किया गया था। वहां संघ के जिम्मेदार लोगों ने कहा कि हमें शाखा में सुबह लोग आते हैं, जो लोग मिलते हैं हमारे सामाजिक संपर्क में, उनको इसका उत्तर दे पाना बहुत कठिन हो रहा है। लोग बहुत गुस्से में हैं, लोग बहुत नाराज हैं कि इसकी जरूरत क्या थी जब व्हेन ऑल वाज गोइंग वेल। तो अभी तो जो है बीजेपी इज इन हॉट वाटर्स, अभी परेशानी में है। और अगर इसका सुप्रीम कोर्ट के जरिए या किसी अन्य माध्यम से कोई अगर इसका एक एमिकेबल निदान नहीं निकलता है, तो इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है अगले लोकसभा चुनाव और अगले विधानसभा चुनाव में। जी। जी, तो चलिए अब आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। धीरेन्द्र जी को भी जाना है अपने प्रवास पर, तो सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद, और धीरेन्द्र जी को और वीरेंद्र जी को, दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत।